हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के अबाउट, और कैपेसिटर का टॉपिक आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 की बात करें तो कैपेसिटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले हम कैपेसिटर को स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, ये जो वर्ड कैपेसिटर है ये जरूर आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में सुना होगा। डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी यूज होता है। हम डोमेस्टिक सेगमेंट की बात करें तो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज होते हैं, लाइक कूलर है, फैन है, एसी है, ड्रिल मशीन है, इन सभी में कैपेसिटर होता है। ठीक है, यूजुअली आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस की हो तो आपके जैसे घर में आपका कूलर है, पहले ठीक चल रहा था और चलते चलते उसकी स्पीड कभी कम हो जाती है। फिर आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हो, बुलाते हो, और फिर आप देखते हो कि इलेक्ट्रिशियन यूजुअली ये उसमें मेन प्रॉब्लम यही होती है कूलर में, तो वो कहता है कि कूलर का कंडेंसर खराब है। तो ये जो कंडेंसर और कैपेसिटर है वो एक ही बात होती है। तो हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है? इट इज दैट कंपोनेंट या इट इज दैट कंडक्टर विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कैपेसिटर का एक काम होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कैपेसिटर क्या बना आपका? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका एक ही काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मार्केट में हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की अवेलेबिलिटी की बात करें तो मार्केट में कैपेसिटर कई तरह के अवेलेबल होते हैं। आपको स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये जो आप देख रहे हो इस टाइप के कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे, और हर एक टाइप के कैपेसिटर का एक स्पेसिफिक यूज होता है। ठीक है, आप जैसे इस वगैरह में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उनमें भी यूज होते हैं। आपने कभी, आपको मौका मिला हो कि कोई आपके घर में कोई पुराना टेलीविजन है, टीवी है, या आपने कभी किसी लैपटॉप को ओपन किया हो, ठीक है, रिपेयर करने के पर्पज से, ठीक है, अपना खुद का साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो आप देखते हैं कि उसमें ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का जो कैपेसिटर है, इस टाइप के कैपेसिटर उनके अंदर होते हैं। देखो बेटा, कैपेसिटर का जो मेन यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हम क्यों करते हैं, वाई वी यूज कैपेसिटर? भी जो कैपेसिटर होता है इसको हम सर्किट में यूज ही क्यों करते हैं? देखो, हमारे जो घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात करें तो उनमें कैपेसिटर होता है। ठीक है, जैसे कूलर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कूलर, आपको पता है, जैसे ही कूलर है, कूलर को रन करने के लिए, फर्स्ट टाइम रन करने के लिए कूलर को जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो अराउंड 20 एम्पियर होती है। उसके बाद में कूलर आपका 4 to 5 एम्पियर पे अच्छे से रन कर जाएगा। बट एकदम से हम कूलर को 20 एम्पियर का करंट नहीं प्रोवाइड करवा सकते, क्योंकि इतना करंट, हाई करंट हमारे घर में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, कूलर के अंदर एक डिवाइस लगा देंगे, कैपेसिटर। ठीक है, जो व्हाइट कलर का जो आप डिवाइस देखते हो, वो कैपेसिटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर देगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में, और जैसे ही आप कूलर को ऑन करोगे तो वो सारा चार्ज एक साथ सप्लाई कर देगा। ठीक है, और जब चार्ज सप्लाई होगा तो करंट भी सप्लाई होगा। तो कूलर में एक साथ जब ऑन करोगे तो हैवी करंट कूलर की मोटर में से फ्लो करता है, कूलर की इलेक्ट्रिकल सर्किट में से हैवी करंट फ्लो होता है, जिससे क्या होता है कि इतनी मैकेनिकल पावर डेवलप हो जाती है कि कूलर का फैन क्या कर जाता है, रोटेट हो जाता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कैपेसिटर का काम है। जब आपको कभी सडनली एकदम से लार्ज करंट फ्लो करवाना हो तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ठीक है बेटा, फिर देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की हम बात करें तो हमारे जो कोर्स में, कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। हमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? एक बात बताओ, ये जो वर्ड आप इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, या इसको आप कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो, ये आपने पहले सुना है क्या?
ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा जरूर, आपने रजिस्टर सुना है, ठीक है। रजिस्टर की बात करूं तो आपने क्लास 10th में इस तरह का सिंबल बनाते हो ना। रजिस्टर क्या होता है, मतलब जिसमें से ये करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो करंट एक ऑब्स्ट्रक्शन फील करता है। तो आपको पता है कोई भी एक रजिस्टर हो तो रजिस्टर की एक रेजिस्टेंस होती है, रजिस्टर की एक रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, वैसे ही कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस बोल दो या ऊपर जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या होती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आपके पास जो ये कैपेसिटर है, कोई भी कैपेसिटर होता है वो एक कंडक्टर ही होता है। कंडक्टर से ही कैपेसिटर बनाते हैं हम यूजुअली। तो कोई भी कंडक्टर जिसको आप चार्ज सप्लाई करो तो वो चार्ज को स्टोर कर लेता है, ठीक है। और कोई कंडक्टर किसी चार्ज को कितना स्टोर करेगा या चार्ज स्टोर करने की जितनी एबिलिटी होती है किसी कंडक्टर या कैपेसिटर की, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। मतलब ये एक कैपेसिटी होती है किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की, तो उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या सिंपली कैपेसिटेंस हम बोल देंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करें, इट वॉज सीन, ये देखा गया कि सपोज करो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है। ये जो कंडक्टर है ये इंसुलेटेड स्टैंड पे है, और मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस कंडक्टर को चार्ज सप्लाई कर रहा हूं। मेरा एक काम है, क्या काम है, इस कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करवाना। मैं इस कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है। हमने इसे एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया सपोज करो। तो मैं क्या देखता हूँ, जब मैं किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई किए जा रहा हूँ, सपोज करो मैं क्यू चार्ज सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूसली चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। हमने क्या देखा, जब हम किसी कैपेसिटर के स्फेरिकल कंडक्टर को या कैपेसिटर को हम कंटिन्यूसली चार्ज सप्लाई करेंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा ना, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपने पहले देखा है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4πε0r, ऐसे फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो आपने देखा था पोटेंशियल यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज के। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की और वो क्या थी, इट वॉज सीन दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। हम किसी कैपेसिटर को कंटिन्यूअसली चार्ज सप्लाई करेंगे, कैपेसिटर कंडक्टर ही होता है, हम किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करेंगे तो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज स्टोर होता जाएगा या रिजाइड्स करेगा, ठीक है। तो जब हम किसी कंडक्टर या कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई करेंगे तो उसका पोटेंशियल कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फिर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाया तो हमें कांस्टेंट मिला, दैट वाज C, और हमने लिखा Q इज इक्वल टू CV। और ये जो कांस्टेंट बनाना बेटा यही है कैपेसिटेंस, यही है कैपेसिटेंस, और इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जो आपको ठीक लगे, कैपेसिटेंस बोलो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलो, ये आप पे है, डिपेंड करता है। तो Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा Q/V। सो नाउ बेटा अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, पोटेंशियल के, इन केस ऑफ कंडक्टर। और यहाँ से हमने सोल्व किया, हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, C को हम लिख पाते हैं Q/V, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है वो बनता है Q/V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है बेटा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट करनी है कि जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ओके। मतलब लिखो,
इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस does not depend upon nature of material. नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, बट डिपेंड अपॉन shape and size of conductor. shape and size of कंडक्टर या कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर ही कंडक्टर होता है ना। ओके, सॉरी, कंडक्टर को ही हम कैपेसिटर बोल देते हैं, क्योंकि ये जो चार्ज स्टोर करने की जो टेंडेंसी है वही इसको कैपेसिटर बनाती है, कंडक्टर को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, फर्स्ट तो इस पे डिपेंड करेगी, सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। उसके सराउंडिंग का मीडियम कैसा है उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो बेटा ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये तो था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के अबाउट। हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को क्या बोल सकते हैं। देखो, आपके पास C का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। ठीक है, हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहोगे। देखो, कैपेसिटेंस, अब V की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू 1 हो जाए तो Q और C इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखो, ऐसे बना सकते हो डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस is the amount of charge stored. It is the amount of charge stored on conductor to increase electric potential by unit amount। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे V मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चार्ज के इक्वल होगी कब, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूनिट या 1 अमाउंट से इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की ये वाली डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, SI यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या रहेगा, तो आपको पता ही है C = Q/V होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को मेजर करने की SI यूनिट है, दैट इज फैरेड, FARAD, फैरेड, इसमें मेजर करेंगे। और चार्ज को मेजर करने की SI यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम, और पोटेंशियल को मेजर करने की होती है वोल्ट। ठीक है, वहीं पे फैरेड के लिए सिंबल कैपिटल F, कूलाम के लिए कैपिटल C, वोल्ट के लिए कैपिटल V। तो आप लिख सकते हो 1 फैरेड = 1 कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास इस यूनिट को आप थोड़ा सा और कन्वर्ट करना चाहे इन अनदर फॉर्मेट, इस यूनिट को आप लिखना चाहो तो बेटा ऐसे भी लिख सकते हो। आपको पता है 1F = क्या होता है, 1C/1V। ठीक है, कूलम, देखो हम
हम ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड। तो यहाँ से 1 कूलम को 1 एम्पियर सेकेंड लिखा जा सकता है, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है V = W/Q वाला फॉर्मूला, ठीक है। पोटेंशियल को हम वोल्ट में मेजर करेंगे, चार्ज को जूल में, ठीक है। वर्क को जूल में और चार्ज को कूलम में, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट को आप लिख सकते हो 1 जूल पर कूलम, ठीक है। इन्हीं का यूज़ करके हम देखो 1 कूलम को लिख सकते हैं 1 एम्पियर सेकेंड, और 1 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम, ठीक है। कूलम को ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो 1 फैराड को फाइनली क्या लिख देंगे 1 एम्पियर सेकेंड कूलम, ठीक है, अपॉन में जूल, ठीक है। तो ये भी फॉर्मेट बनता, आप ऐसे भी लिखना चाहो तो ये भी ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम इसके बाद में डायमेंशन की बात करें, ठीक है। हम डायमेंशन की बात करें तो हम यहाँ कैपेसिटेंस के डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ सी, देखो डायमेंशन ऑफ सी फाइंड करनी है तो आपको सी का फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। सी का फॉर्मूला क्या है Q/V। और चार्ज को आप लिख सकते हो करंट इंटू टी, I इंटू टी, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं हम ये फॉर्मूला। और वोल्ट की बात करें पोटेंशियल, तो इसको लिख सकते हैं हम इस वाले फॉर्मूले से V = W/Q। तो आप इसको ऐसे लिख दो V को W/Q, ठीक है। तो Q को ऊपर लेके जाओ तो I इंटू टी इंटू Q अपॉन में W। और वहीं पे I इंटू टी, चार्ज को अगेन क्या लिख सकते हैं I इंटू टी अपॉन में क्या आ जाएगा W। डायमेंशन आप फाइंड आउट कर लो बेटा, यहाँ पे ऊपर आप लिख दोगे I² T² अपॉन में वर्क के डायमेंशन क्या होंगे फोर्स इंटू एनर्जी है ना, एनर्जी के डायमेंशन निकाल लो, ठीक है। या वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी आप लिख सकते हो। फोर्स के डायमेंशन होते हैं MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट के हो जाएंगे L, तो आप इसके लिख दोगे ML/T-2, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आप इसको ऐसे फॉर्मूला डायरेक्टली डायमेंशन लिख दो, यहाँ पे आप एक बार ऐसे कर दो W ही लिख दो, ठीक है। करंट के डायमेंशन की बात करेंगे, याद होना चाहिए अब तक एनर्जी के डायमेंशन आपको। करंट की बात करें तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे e⁻² टाइम T² अपॉन में वर्क के डायमेंशन हो जाएंगे ML/T-2। तो फाइनली आप इसको क्या लिखोगे M-1 L-2, ठीक है, T⁴, 2 ऊपर है, -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और A⁻², ठीक है। ये डायमेंशन हो जाएंगे कैपेसिटेंस के, नोट करो। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम सबसे पहले एक स्फेरिकल कैपेसिटर है हमारे पास, उसकी हम कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि वो जो कैपेसिटेंस आएगी वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, राइट। सो अब देखो बेटा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस टेक ए स्फेरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर हुज रेडियस इज r। हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया है, उसका रेडियस कितना है r, और इस कैपेसिटर के सरफेस पे हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और सपोज करो जो हमने चार्ज सप्लाई किया है टोटल, दैट इज स्मॉल q चार्ज हमने सप्लाई किया है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर कह दो, कैपेसिटर कह दो, उसका सेंटर कितना है, ये जो रेड कलर में आपको डॉट दिख रहा है ये इसका सेंटर है, ठीक है। इसको O से आप दिखाना चाहो तो दिखा दो, ठीक है बेटा। अब मैं ये जो टोटल चार्ज इसके सरफेस पे कैपेसिटर के या कंडक्टर के सरफेस पे जो हमने चार्ज सप्लाई किया दैट वाज स्मॉल q, ठीक है। अब आपको पता है, नाउ वी कैन अज्यूम दिस चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर।
हम स्फीयर के सेंटर पे इस टोटल चार्ज को जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में मैं आपसे भी ये कहता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर इस पूरे चार्ज को इसके सेंटर पे क्यों जूम किया? तो जो स्फेरिकल कंडक्टिंग वाली जो सेल वाली जो डेरिवेशन जो हम करते हैं उस टाइम ये करते हैं, बट इस साल तो ये आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, ठीक है। कंडक्टिंग सेल वाला टॉपिक रिमूव हो चुका है, ये तो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो हम ये मैं आपसे पूछता हूँ इस कंडक्टर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा? मैं कहता हूँ कि V पोटेंशियल होगा, तो उस V पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अभी बात बताओ, इसका पूरा चार्ज हम इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड अज्यूम कर लेते हैं, तो उस केस में सारा Q चार्ज कहाँ गया? ये वाला। और Q चार्ज से R डिस्टेंस पे आपसे पोटेंशियल पूछे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या हम इसको लिख देते हैं कि Q अपॉन में R, ठीक है बेटा। और हमें क्या निकालना है? इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। ये कंडक्टर है तो इसकी चार्ज स्टोर करने की कुछ कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो आप निकालिएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की कैपेसिटेंस की बात करें तो आपको पता है फॉर्मूला आपने पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV। C को कैसे निकालोगे? Q बाई V, ठीक है। तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए आप Q को V से डिवाइड कर दोगे। V की वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन में R। तो Q से Q को कैंसिल आउट कर दो और R ऊपर आ जाएगा, R अपॉन में K, ठीक है। तो C की वैल्यू आपको मिली R अपॉन में K, ठीक है बेटा। और आपको ये भी पता है K को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर आ जाएगा तो आप लिख लोगे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आपने यहाँ से क्या देखा? आपको ये मिला कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर वो कितनी आई? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। और यहाँ से आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या नोट की? आपने ये देखा कि कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रही है? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स किस किस पे डिपेंड कर रही है? C यहाँ पे, C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। तो एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। एक तरीके से आप ये देख सकते हो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगी, या यूं समझो कि किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मीडियम पे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगी। दूसरा, C की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? R पे। R क्या चीज है? R यहाँ पे बेटा हमने ये जो रेडियस है कैपिटल R की बजाय आप स्मॉल r लिख लो इसको। रेडियस कितना है कंडक्टर का? स्मॉल r, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल r लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल R लोगे तो यहाँ पे कैपिटल R पुट कर दोगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर या कैपेसिटर, ठीक है बेटा। तो इस चीज को आप नोट कर लोगे, ठीक है। चलो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक। आप इसको नोट करो जल्दी वीडियो को पॉज करके, ठीक है बेटा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि स्फेरिकल कैपेसिटर की या कंडक्टर की बात करें हम,
तो उसका कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला आपका रहेगा, आप लिखोगे नॉट स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ, कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इसका फॉर्मूला कितना, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है बेटा। और मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस को मेजर करने की यूनिट कैपेसिटेंस को मेजर करने की यूनिट फैरड है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको 1 फैरड का कैपेसिटर बनाना है, तो बताओ उस कैपेसिटर का साइज कितना होगा? ठीक है, मतलब what will be size of capacitor, what will be size of capacitor whose capacitance is whose electrical capacitance is 1 farad। ठीक है, ये आपसे पूछूं तो बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? आपसे पूछा है कि साइज क्या होगा कैपेसिटर का, तो आप कैपेसिटर की रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितनी है? 1 फैरड। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें तो आप लिखोगे 4 स्फेरिकल कैपेसिटर, C इज इक्वल टू कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C की वैल्यू 1 फैरड इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 इंटू 10 की पावर 9, ऐसे लिख सकते हैं। R की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही लिखो, ठीक है, C की वैल्यू, तो यूनिट नहीं लिख रहे हैं ना, तो हमने इसकी लिखी है ना यहाँ, तो ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो R की वैल्यू कितनी आई? 9 इंटू 10 की पावर 9। सारी यूनिट ऐसा ही लेंगे तो R आपको मीटर में मिलेगा। किस में मिलेगा? मीटर में। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 9000, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3 को किलो लिख सकता हूँ, आगे क्या आ गया? मीटर। तो मतलब रेडियस कितनी बनेगी उस कैपेसिटर की? 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। मतलब इतनी रेडियस का एक स्फीयर बनाना पड़ेगा आपको, तब उस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फैरड। तो आप यहाँ से ही आइडिया लगा सकते हो कि 1 फैरड इज वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। बट ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी बना, क्योंकि हमें कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, कि हमें 1 फैरड का कैपेसिटर हमें तैयार करना पड़ेगा, इतनी कैपेसिटेंस का। तो उस केस में मान लो हम स्फेरिकल कैपेसिटर बनाएं, तो ये तो एक इम्पॉसिबल चीज़ होगी ना। ये जो वैल्यू मिली है, आपको पता है अर्थ के डायमीटर का जो साइज़ है, मतलब अर्थ के साइज रेडियस की बात करें, वो 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर है, ठीक है, 6400 किलोमीटर है, ठीक है, 6400 किलोमीटर है। तो अब उससे आप कंपेयर करके यहाँ से देखें तो हमें अमेजिंग डेटा मिलता है यहाँ से। वो क्या है कि अर्थ के साइज से, मतलब हम 1 फैरड का कैपेसिटर तैयार करना चाहें तो वो कैपेसिटर अर्थ के साइज से 1500 टाइम्स लार्जर होगा। तो ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी बात होगी। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक और कैपेसिटर बनाएंगे, वो रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे, बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी करने से पहले हम स्फेरिकल कैपेसिटर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप जल्दी इसको नोट करें। फिर सो बेटा नाउ हमारे पास न्यूमेरिकल है, दोनों न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके पहले दोनों न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा क्या है, हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें गिवन क्या है, एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैरड। आपको कैपेसिटर गिवन है और उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, दैट इज 50 पिकोफैरड। बेटा ये यूनिट आपको देखने को मिलेगी पिको
क्योंकि कैपेसिटेंस की यूनिट जनरली स्मॉल होती है। पिको होता है 10 की पावर -12, ठीक है, आप नोट कर लोगे 1 पिको होता है 10 की पावर -12, और फैरेड को फैरेड लिख दोगे तो अल्टीमेटली कैपेसिटेंस को आप लिख दोगे 5 × 10 की पावर -11 फैरेड। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कैलकुलेट इट्स रेडियस, इस ये जो कैपेसिटर है आइसोलेटेड स्फीयर है, इसका रेडियस क्या रहेगा, ठीक है, तो रेडियस निकालो। फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फॉर्मूला स्फीयर के लिए क्या होता है 4πε0 r, और r की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो ये क्या बनेगा C/4πε0 = r। कैपेसिटेंस कितनी है आपको गिवन है 5 × 10 की पावर -11, और आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लोगे = r, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 45 × 10 की पावर -2, ठीक है। ऐसा यूनिट सारी ऐसा यूनिट पुट कर रहे हो आप तो यहाँ पे मिलेगा मीटर, ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रेडियस आएगा 0.45 मीटर, ठीक है बेटा। सेकेंड पार्ट की बात करें वो है हाउ मच चार्ज शुड बी गिवन टू रेज पोटेंशियल अप टू 10 की पावर 4 वोल्ट, मतलब आपको इसी कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो लगभग नहीं पूरा ही 10,000 वोल्ट आपको करना हो तो आपको कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड केस में आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है Q = क्या होता है CV, और Q फाइंड करना है, C की वैल्यू कैपेसिटेंस कितनी है कैपेसिटर की 50 पिको फैरेड, तो 50 × 10 की पावर -12, पोटेंशियल आपको कितना रेज करना है 10,000 या 10 की पावर 4 वोल्ट। इसको सोल्व करो बेटा तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 50 × 10 की पावर -8, चार्ज कितना आ जाएगा 50 × 10 की पावर -8, या फिर आप इसको लिख दोगे 5 × 10 की पावर -7 कूलम, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इतना चार्ज आपको सप्लाई करना पड़ेगा इतना पोटेंशियल रेज करने के लिए 5 × 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें, हम तो इसमें आपको गिवन है 27 spherical drop of radius 3 mm carrying charge of 10⁻⁻12 coulomb each are combined to form a single drop, find capacitance and potential of bigger drop। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऐसा इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं। ये क्या कह रहे हैं आंसर लिखोगे आप, कह रहे कि आपके पास ऐसे 27 ड्रॉप है, ठीक है, और हर एक ड्रॉप का मतलब मैं थोड़ी सी बड़ी ड्रॉप बना देता हूँ, मतलब हमारे पास यहाँ पे 27 ड्रॉप है, ठीक है, और हर एक ड्रॉप का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r, और विच इज इक्वल टू 3 mm है, और हर ड्रॉप पे चार्ज कितना है एक जैसा चार्ज है, इस पे भी Q, और चार्ज की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -12 कूलम, मतलब इस ड्रॉप का भी रेडियस r, इस पे भी चार्ज Q, इसका भी रेडियस r, चार्ज Q, रेडियस r, चार्ज Q, ठीक है। इस तरह से आप दिखा दोगे सभी ड्रॉप का रेडियस r है, उस पे चार्ज कितना है Q है, और ये जो टोटल ड्रॉप आप देख रहे हो ये कितनी है 27 ड्रॉप। बाद में क्या होता है ये सारी ड्रॉप कंबाइन कर जाती है, और कंबाइन करने के बाद में एक बड़ा ड्रॉप बना लेती है। जो बड़ी ड्रॉप बनेगी तो उसका रेडियस कितना होगा कैपिटल R, कुछ रहेगी रेडियस की वैल्यू, और उस ड्रॉप पे चार्ज कितना आ जाएगा Q डैश, कितना आ जाएगा Q डैश चार्ज। तो अब आपको क्या करना है, बताना है कि जब ये बिगर ड्रॉप बन जाएगी उस टाइम इसका कैपेसिटेंस कितना रहेगा बिगर ड्रॉप का, और पोटेंशियल कितना रहेगा, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है स्मॉलर ड्रॉप्स, और दिस वन इज बिगर ड्रॉप, ये एक ये ड्रॉप है, ठीक है।
तो इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा? इसको सोल्व करने के लिए बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो एक बात बताओ, पहले सभी ड्रॉप का रेडियस r था, ठीक है, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम मैं आपसे पूछूं तो वो कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल ड्रॉप का, ठीक है। जब ये सभी ड्रॉप कंबाइन हो जाएगी तो वॉल्यूम तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। तो मतलब क्या है, मैं यूं लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर ड्रॉप्स किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 बिगर ड्रॉप। क्योंकि ये सारी 27 ड्रॉप मिलके ही एक बड़ा ड्रॉप बना रही है, ठीक है। तो 27 का वॉल्यूम मैं निकालना चाहूँ तो 27 का क्या होगा? 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। इस स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस कितना है? स्मॉल r है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? स्फेरिकल शेप में होती है ड्रॉप, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप का रेडियस हमने कितना लिया? कैपिटल R, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आप यहाँ पे लिख सकते हो ये क्या चीज है? रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, ठीक है। और स्मॉल r यहाँ पे क्या चीज है? स्मॉल r, दिस इज रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो यहाँ से बेटा हम सोल्व करें तो 4/3, 4 से 4, 3 से 3, पाई से पाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास मिलेगा 27, हमको मिलेगा 27 r क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, ठीक है। मैं इसको सोल्व करूँ, दोनों तरफ क्यूब रूट लूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 3r इज इक्वल टू कैपिटल R। आप यहाँ लिख लोगे ऑन टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो हमारे पास यहाँ बिगर ड्रॉप और स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस में एक रिलेशन आ गया। ये वाला आप नोट कर लो, ठीक है। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि फर्स्ट न्यूमेरिकल काफ़ी इजी था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अब देखो बेटा, हमें फाइंड क्या करना है? हमें कैपेसिटेंस निकालनी है बिगर ड्रॉप की। फर्स्ट केस में कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, ठीक है। सी होता है कैपेसिटेंस, सी की वैल्यू निकालो। सी का फॉर्मूला क्या होता है? स्फेरिकल शेप में बनेगी बिगर ड्रॉप भी, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R, रेडियस कैपिटल मतलब बिगर ड्रॉप का। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10 की पावर 9, और कैपिटल R को क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। C इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3। स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी? 3 mm। कितनी थी स्मॉल r की वैल्यू? स्मॉल r की वैल्यू आपको 3 mm गिवन थी, तो 3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, क्योंकि सारी यूनिट हमें एसआई में रखनी है। फिर इसको आप सोल्व करो, 3 इंटू 3 9 से 9 कैंसिल आउट कर दो, और यहाँ हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी मिलेगी? 10 की पावर -3, तो ऊपर है, नीचे कितना है? 10 की पावर 9, ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10 की पावर -12। तो कैपेसिटेंस हमें जो मिलेगी बिगर ड्रॉप की वो होगी 10 की पावर -12 फैरेड या 1 पिको फैरेड। इतना फैरेड लिख दो या 1 पिको फैरेड। अब इसके बाद में हमें सेकंड पार्ट की बात करें, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की बात करें तो हमें पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला कहाँ पे पढ़ा था? Q इज इक्वल टू सी वी था ना, तो V आपको निकालना है तो आपको Q/C करना पड़ेगा, ठीक है। Q क्या चीज़ है? बिगर ड्रॉप की बात हो रही है ना, तो बिगर ड्रॉप पे कितना चार्ज है? देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको Q क्या चीज़ है? चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप, चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप। राइटिंग मेरी ऐसी आप देख लेना, ठीक है। Q डैश हमने क्या देखा था? चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप। Q डैश क्या था? चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप,
चार्ज अलग होगा ना बेटा, कितना अलग होगा। पहले सभी ड्रॉप्स पे चार्ज कितना था, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, 27 ड्रॉप पे। फिर सारी ड्रॉप जब कोलेस करेगी या कंबाइन करेगी तो उस केस में क्या होगा, सारा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और आपको पता है चार्ज वी कैन ऐड चार्ज अल्जेब्रिकली हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज का एडिटिव इन नेचर होता है चार्ज। तो उस केस में इन सभी पे चार्ज क्यू क्यू है 27 ड्रॉप पे, तो बिगर ड्रॉप पे कितना हो जाएगा 27 टाइम ऑफ स्मॉल क्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बिगर ड्रॉप की बात करें तो बिगर ड्रॉप पे चार्ज कितना है क्यू डैश। ठीक है, और क्यू डैश इज इक्वल टू सी वी। तो क्यू डैश यहाँ पे लिखो, क्यू डैश इज इक्वल टू सी वी, क्यू डैश। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल। हमें बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू डैश अपॉन में सी। ठीक है, और आपको पता है क्यू डैश को क्या लिख सकते हैं, 27 टाइम्स ऑफ क्यू। ठीक है, क्योंकि क्यू डैश बिगर ड्रॉप का चार्ज है और बिगर ड्रॉप में 27 स्मॉलर ड्रॉप कोलेस कर रखी है, कंबाइन कर रखी है। तो इसमें चार्ज कितना लिखोगे, 27 टाइम्स ऑफ क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में सी। आप सोल्व करो, 27 इंटू स्मॉल क्यू चार्ज ऑन स्मॉलर चार्ज की चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप कितना है 10 की पावर -12। ईच ड्रॉप पे इतना ही चार्ज है गिवन आपको। सी कैपेसिटेंस की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, दैट इज 10 की पावर -12। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट कर लेना, यूनिट साथ में लिख लेना। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, V पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिली आपको 27। ठीक है, तो ये V की वैल्यू आ जाएगी 27, और इस सारी चीज़ें हमने ऐसा ही सिस्टम में ली है, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको वोल्ट में। किस में मिलेगी, वोल्ट में। ठीक है, आप इसको ऐसे नोट कर लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अभी तक आज की क्लास में आपने देखा हमने स्फेरिकल कैपेसिटर स्टडी किया है। स्फेरिकल कैपेसिटर के कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर मान लो हमें 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाना हो तो इसका साइज काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा साइज है, इतना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं बना सकते। तो इस खामी की वजह से हम एक और कैपेसिटर लेके आएंगे, दैट विल बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है कि मतलब इसको हम इसलिए छोड़ रहे हैं, एक तो इसका जो साइज क्या है काफ़ी बड़ा बनता है। दूसरा क्या होता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, उसके चार्ज के सराउंडिंग में जो चार्ज सेपरेट होता है या जो फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक कन्फाइंड जोन में नहीं होता, दैट इज अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एनर्जी का लॉस होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर की बजाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करेंगे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम फील्ड को एक कन्फाइंड जोन में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फील्ड यहाँ एनर्जी लॉसेस को बचाया जा सकता है। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में जो अभी मैंने बताया है। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।